हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियाई वाला पार्ट था उसकी फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर आ चुका था उसका। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा न्यूक्लियर नंबर लेक्चर 2। और इसके अंदर जो हम कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं वो है पहला जो होगा हमारा दैट वन इज़ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा कंटेंट इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। थर्ड वन इज़ लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये सारी चीज़ें इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा डी के लॉ। फिर उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ डी के कॉन्स्टेंट। ठीक है, डी के लॉ में हमारा क्या होता है, डी के कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, उसकी भी हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद का जो कंटेंट होगा वो हमारे न्यूक्लियर के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। So many of us knows this very well that radioactivity is a phenomena in which a heavy nuclei disintegrates itself to achieve stability. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स जो हमारा रेडियो एक्टिविटी होती है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है। हमने देखा है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे नोन एलिमेंट्स हैं, बट सारे के सारे नोन एलिमेंट्स का जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो ऐसे न्यूक्लियाइज जिनके ऐसे एलिमेंट जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, जिनका न्यूक्लियर मास बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो उनको रेडियो एक्टिव क्यों कहा गया, तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो हमारा हैवी न्यूक्लियाई होता है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में टूटने लगता है, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो स्टेबिलिटी है उसे वो अटेन कर सके। क्योंकि हर कोई जो भी एलिमेंट्स होता है वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ही रिएक्शंस भी करता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आता है हमारा 2,8,1। तो 1 जो उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या करना चाहता है, एक बॉन्ड बनाना चाहता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो इसी तरह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें किसी के कोई भी रिएक्शन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियसली, यही चीज़ जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को सबसे डिफरेंट बनाती है वो ये है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर थिंग्स। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फिनोमिना पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सो हम अब देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी हमारा क्या होता है। सो ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे ये आप सामने देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक रिएक्शन आपको शो हो रही है। कौन सी, ये वाली। देखिए यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है। जो ऊपर से हमारा है ये हमारा मास नंबर है, और जो नीचे है ये हमारा एटॉमिक नंबर है, जिसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है पीरियोडिक टेबल में। जब हम देखते हैं, और उसका जो मास नंबर है वो हमारा 27 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हीलियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद इसने हमारे क्या दिया, फॉस्फोरस। ठीक है, मतलब ये थोड़ा हाई लेवल की इक्वेशन है, बट मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस कंसिडर की हुई है। जैसे ये देखिए एल्यूमिनियम शीट है। ठीक है, इसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा क्या बना, फॉस्फोरस बना, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, और इसका जो हमारा एटॉमिक मास है वो 30 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं हमारे नेचर पे। ठीक है, तो फर्दर हम देखते हैं कि हमारा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि हमें पता है कि जो सारे के सारे न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, एंड जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं वो भी हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट या डीके होना, टूटना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। एंड दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर विच न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये टूटते क्यों हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है, जो हमारा एलिमेंट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। तो ये जो दो हमारी फोर्सेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा हमारी क्या होती है, प्रचुर मात्रा में, जैसे अबंडेंट होती है, अबंडेंटली ये प्रेजेंट रहती है हमारे किस पे, एलिमेंट पे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है,
कि जो हमारा ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये स्पॉन्टेनियसली डीके होना शुरू हो जाता है ताकि ये स्टेबिलिटी अचीव कर सके. सो फ्रॉम स्टडीज इट वॉज फाउंड दैट अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट्स सम काइंड ऑफ रेडिएशन. ठीक है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनमें से कुछ तरीके की रेडिएशंस निकलती हैं, एमिट होती हैं. तो देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके. इसे हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं इस प्रोसेस को. और हम इसे बोल सकते हैं कि यार न्यूक्लियर डीके, या हम इसे रेडियो एक्टिविटी भी बोल सकते हैं. कौन सी प्रोसेस को, जब हमारा क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डीके होता है अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी. ठीक है, बाय एमिटिंग रेडिएशन. तो रेडिएशन किस तरीके से निकलती है, या तो अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स. ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. हमारी पहली स्लाइड में जाते हैं. ओके, सो देखिए यहाँ पे एक सेटअप है, इसे ध्यान से देखिएगा. इस सेटअप में क्या है, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ना. नॉर्थ पोल है जिसका, और ये हमारा एक साउथ पोल है. यहाँ पर क्या है, एक लेड बॉक्स है. इस लेड बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है. किसके अंदर रखा हुआ है, एक लेड बॉक्स के अंदर. ठीक है, लेड एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, और ये क्या है, और हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है. ठीक है, तो ये बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है. ये जो आपको दिख रही है, ये एक फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है. फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन हमारी बनाई जाती है. ठीक है, फॉस्फोरेसेंट क्या होता है, बेसिकली इसमें अगर कोई चीज़ बॉम्बार्ड होती है तो वो स्पॉट्स छोड़ती है. इस स्क्रीन में वो स्पॉट्स शो होते हैं. ठीक है, तो जब हमने देखा कि लेड बॉक्स में हमने इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक स्लिट निकाली हुई है इसमें. ठीक है, तो क्या होता है हमारा, ये जो यहाँ से रेडियो एक्टिव रेज निकली थी. ठीक है, तो एनर्जी निकली थी किसके फॉर्म में, रेज के फॉर्म में. तो कौन कौन सी रेज इसमें निकली थी, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. तो इन्होंने क्या किए थे, स्पॉट्स बना दिए थे हमारे इस फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन में. ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और इसके बारे में मैं आपको बाकी चीज़ें डिटेल में बताना चाहूँगी. ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में और डिटेल देखते हैं इसकी हिस्ट्री पे. तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टू रेडियो एक्टिविटी. नाउ अब हम इसकी पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री. ठीक है, वो सेटअप आपने देख लिया था, उसे अपने माइंड में आपने होप की रख लिया होगा. तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैकेरेल. ठीक है, जिन्होंने 1896 में क्या किया था, जब वो अपना फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है उसकी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम पे इसकी डिस्कवरी की थी. तो उन्होंने सोचा कि मतलब उन्होंने क्या किया था कि कुछ एक्सरेज को उन्होंने इस फॉस्फोरेसेंट मटेरियल में क्या किया था, बॉम्बार्ड किया था. ठीक है, तो उन्होंने से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. तो कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना उनके माइंड में स्ट्राइक किया कि ये भी चीज़ कुछ हो सकती है. क्योंकि हम लोग उस चीज़ के अंदर अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में 1000 ऑफ आइडियाज़ आते हैं. अगर उनमें से कोई भी एक आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उस साइंटिस्ट के लिए. तो उन्होंने भी क्या किया, जब वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की स्टडी कर रहे थे, वो इस मटेरियल की स्टडी कर रहे थे, है ना, जो फॉस्फोरेसेंट प्लेट हमारे उस सेटअप पे हमने देखी थी, तो वो उस मटेरियल की स्टडी कर रहे थे. तो उन्होंने उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. ही देन डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द यूरेनियम सॉल्ट. ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि उन्होंने सोचा कि जैसे एक्सरे होती हैं, लेकिन सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स किए, परफॉर्म किए, तो रिजल्ट्स वर टोटली डिफरेंट एज एक्सपेक्टेड. ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, अनबिलीवेबल कुछ चीज़ उन्होंने देखी. तो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था यूरेनियम सॉल्ट के साथ. अगर आपको पता हो तो यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. इसका उन्होंने सॉल्ट लिया, इसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसे एक ब्लैक मटेरियल से उन्होंने क्या किया, या एक ब्लैक पेपर से उन्होंने उसे रैप कर दिया उस प्लेट को. ठीक है, देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप इस पे अच्छे से फोकस करेंगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना आराम से समझ में आ जाएगा. इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ पे इतना फोकस करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, यूरेनियम सॉल्ट लिया था. तो उन्होंने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट बेसिकली वो होती है जिसमें अगर हम कोई भी रेस को बम्बार्ड करें तो उसमें क्या होता है, वो कुछ स्पॉट्स छोड़ती है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट को कवर कर दिया उन्होंने किसी ब्लैक मटेरियल से. अब देखिए जो ऐसी रेज होती है, जैसे मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट को जब उन्होंने कवर किया तो उन्होंने जब उससे एक्सरे पास की, ठीक है, एक्सरेज पास की, तो उन्होंने ये देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं था. लेकिन जब उन्होंने क्या किया,
उसी एक्सपेरिमेंट को यूरेनियम सॉल्ट के साथ किया था। तो उन्होंने क्या किया, वही फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने एक ब्लैक कलर से मटेरियल से रैप किया ताकि उसमें से कोई भी जो बीम्स हैं वो आर पार ना जा सकें, ठीक है। तो वी कैन से दैट ब्लैक पेपर भी हम उसे कह सकते हैं। एंड ही नोटिस दैट द यूरेनियम सॉल्ट caused a blackening of the plate in spite of plate being wrapped। प्लेट जो प्लेट थी उसके रैप होने के बावजूद भी, वो प्लेन रैप्ड थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये नोटिस किया कि जो यूरेनियम सॉल्ट था उसने क्या किया, जब यूरेनियम सॉल्ट को बॉम्बार्ड किया उस फोटोग्राफिक प्लेट में, तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर क्या हो गए, स्पॉट्स हो गए हैं, जबकि क्या था, जो प्लेट थी वो रैप्ड थी, ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल लाइक यूरेनियम कम इनटू अकाउंट। तो इसी कारण उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ब्लैक कलर को, मतलब एक लेयर को भी वो क्रॉस करके चला जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद, तो ये ओवरऑल हमारी हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी थी। देन उसके बाद उन्होंने देखा, देखिए एक सेटअप है यहाँ पे, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो वही है, ये लेड कैविटी है जिसके अंदर हमने यूरेनियम सॉल्ट रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, एक नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है। तो ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स हैं ये। तो क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इसके बीच में, ठीक है। ये जो हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब ये किस चीज़ के लिए था, जो रेज उसमें से निकली थी, किसमें से, जो ये है ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें से 3 टाइप की रेज निकली थी, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज निकली थी। तो उन्होंने ये चेक किया कि जो अल्फा, बीटा और गामा रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनका नेचर कैसा होगा। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लेट्स लगाई, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई, ठीक है, सॉरी, मतलब एक नेगेटिव प्लेट लगाई और एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाई। तो यहाँ पे चार्ज प्लेट्स लगाई उन्होंने, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और ये लेड कैविटी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी में पहली प्रॉपर्टी ये है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना है, उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज एंटायरली अ न्यूक्लियर फिनोमिना। ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है विच इज ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की देखो, और कोई चीज़ रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करती, एक न्यूक्लियस ही ऐसा चीज़ है जो रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। तो इसीलिए ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, और वो भी किसका न्यूक्लियर फिनोमिना है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। देन उसका जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट अल्फा रेज। जो हमारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये अल्फा रेज एमिट्स करती हैं, बीटा रेज एंड गामा रेज एमिट करती हैं, एज शोन इन फिगर 1, ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखा रखा है। इस फिगर में क्या क्या दिखा है कि अल्फा रेज निकल रही हैं, बीटा रेज भी निकल रही हैं और गामा रेज भी निकल रही हैं, ठीक है। फिर क्या है, जो हमारा ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इज नोन एज द पेरेंट एलिमेंट। देखो क्या होता है, जो हमारा ये बिग न्यूक्लियाई होता है, बिगर न्यूक्लियाई क्या होता है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई इसमें क्या होता है, हमारा टूटता है, ठीक है। तो जो टूटता है, जो बड़ा न्यूक्लियाई होता है वो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई होता है। और जो हमारा ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस है, ओके लेट मी चेंज द कलर। ये हमारा क्या है, एक बड़ा न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि डिसइंटीग्रेट हुआ है हमारा किसमें, छोटे छोटे 2 न्यूक्लियस में। मतलब अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये 2 फ्रेगमेंट्स में मान लीजिए टूट गया, दिस एंड दिस, इन 2 फ्रेगमेंट्स में ये टूट चुका है, ये एक बड़ा न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये अभी ऐसे ही बन रहा है, आप समझ लीजिए से। तो ये जो बड़ा न्यूक्लियाई है, जो 2 छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटा है, ये हो गया हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई, इसे हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई। और ये जो 2 है इन्हें हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, तो डॉटर न्यूक्लियाइज हो गए। तो यही कह रहा है कि जो ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इज नोन एज पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, जो हमारा न्यू एलिमेंट बनता है उसे हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज होली स्पॉन्टेनियस एंड कांट बी रिवर्स्ड। और ये एक प्रोसेस ऐसी है जो स्पॉन्टेनियसली होती है। स्पॉन्टेनियसली होने का मतलब है कि ये खुद ब खुद ये प्रोसेस हो रही है और इसे हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यही वो जो हमारे थर्ड प्रॉपर्टी है वो रेडियो एक्टिविटी की, वो यही बोलती है कि जो प्रोसेस है ये पूरी की पूरी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और इसे हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ऑलराइट, सो जो उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सबसे इंडिपेंडेंट है। कुछ भी फील्ड में आप इससे रख दो, रेडियो एक्टिविटी होगी ही होगी। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो जो न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा तो होगा। वो फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है या टेम्परेचर उसका कैसा है, इस चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, सो
हाँ, इसके बारे में जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, तो जो नेक्स्ट इसके बारे में है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रेज निकलती है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली है हमारी अल्फा रेज, जिसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। तो मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल हमें पता है वो 4 टाइम वो होता है हीलियम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी इस पे। ओके तो देखो क्या होता है हमारा, उसने क्या बोला, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास क्या है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसका 4 टाइम होता है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन हमारा ऊपर दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। ये मास ऑफ प्रोटॉन मास नंबर के इक्विवेलेंट होता है तो इसलिए ऊपर रखते हैं। एंड 2 टाइम्स द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और चार्ज हमेशा हम क्या दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो बना, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये हीलियम का होता है, He। हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, एटॉमिक नंबर हमारा 2 होता है। तो इसलिए जो अल्फा पार्टिकल है वो हमारा हीलियम इक्विवेलेंट होता है। ओके तो वही कह रहा है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियाई है, sorry, mass of alpha particle is 4 times the mass of proton and charge of alpha particle is 2 times the charge of proton, that is an alpha particle is helium equivalent। तो अल्फा जहां पर भी आएगा उसे हम कैसे शो करेंगे, मतलब उसे हम, अगर आपको कहीं पे अल्फा की जगह He यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 दिखता है तो आप इसे एक अल्फा पार्टिकल ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 होता है और जो चार्ज होता है, ये एटॉमिक नंबर चार्ज कहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हो नहीं सकता, एटॉमिक नंबर तो हीलियम का होता है, तो चार्ज हम एटॉमिक मास से ही कैलकुलेट करते हैं। ओके तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे अल्फा रेस की, अल्फा पार्टिकल्स की। तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ड्यूरिंग इजेक्शन, जब हमारा क्या होता है, इजेक्शन होता है, जैसे हमने बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल किसी पे भी, ठीक है, ये कोई हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इस पर अगर हमने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया तो जो इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जाएगा, ये जो हमारी वो होती है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसके कितने टाइम्स होता है, ये 1/10 टाइम्स होता है, इतना मतलब कम होता है ये स्पीड। अगर हमने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया, ठीक है, ये हमारा क्या अल्फा पार्टिकल्स है, इन्हें हमने इस पे बॉम्बार्ड किया, तो जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 होगी। तो यही हमारा जो सेकेंड, कौन सा, जो सेकंड हमारा इसका प्रॉपर्टी है अल्फा रेस का, ठीक है, अल्फा रेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो इजेक्शन के दौरान हमारा क्या होगा, इजेक्शन मतलब अगर हम बॉम्बार्ड भी करें या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे भी तो हमारे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, है ना, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो निकलने की स्पीड कह रहा है ये, इजेक्शन मतलब निकलने की स्पीड, और बॉम्बार्ड करेंगे तो भी वो सेम स्पीड से ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई इस पे। देन उसके बाद जो हमारा पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल की, लेस देन बीटा एंड गामा रेज, ठीक है, इट कैन इजीली बी स्टॉप्ड बाय 1 mm थिक एल्यूमिनियम शीट। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, कोई मान लीजिए ये हमारे पास एक शीट है, ठीक है, ये एक शीट है। ओके चलो इसे ऐसा नहीं करते हैं, इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, शीट है, ओके, जो कि कितनी है, 1 मिलीमीटर क्या है, थिक है, एम आई कैन राइट। ओके ये एक 1 मिलीमीटर थिक क्या है, एक शीट है। अगर हम इस पे अल्फा रेस को पेनिट्रेट मतलब बॉम्बार्ड करेंगे, तो पेनिट्रेट मतलब इसके अंदर घुसने की जो इसकी एबिलिटी है, ये इसे जब अंदर से चीर के जाएगा ऐसे, तो पेनिट्रेट कैसे करेगा, ये क्या होती है उसकी स्पीड, बीटा और गामा रेस, क्योंकि जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे हमारी अल्फा, बीटा और गामा तीनों रेस निकलती हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों रेज निकलती हैं। उन तीनों मतलब बीटा और गामा के कंपैरिजन में जो अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा होगा वो लेस होगा स्पीड में, ओके सॉरी लेस होगा, ठीक है, इधर होगा लेस किसके, बीटा और गामा के, ठीक है, बीटा एंड गामा, तो बीटा और गामा से लेस होगा ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा, तो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी थी। अगर कोई भी एल्यूमिनियम शीट को अगर पेनिट्रेट करेंगे हम किससे, अल्फा पार्टिकल्स उसमें बॉम्बार्ड करेंगे, तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, बीटा और गामा से क्या होगी, बीटा और गामा से हमारी इसकी लेस होगी। ओके तो आई होप कि आपको ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन उसके पॉइंट है इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अल्फा रेस की, वो है कि हम जो हमारे अल्फा पार्टिकल होते हैं
ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस लाइक जिंक सल्फाइड एंड नेक्स्ट इज अवर ओके तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हमारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ फ्लोरोसेंस। देखिए आपने देखा होगा कि जुगनू होते हैं, जुगनूज होते हैं ना, फायर फ्लाइज बोलते हैं जिन्हें, वो क्या होते हैं, चमकते हैं, तो वो भी जो चमकना होता है उसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। लाइक आपने कभी देखा होगा या आपके घर पे जब आप लाइट ऑफ करते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, उस लाइट में, उस बल्ब में हल्का सा उजाला रहता है, तो वही जो प्रोसेस होती है, उस मतलब वो जो फिनोमिना होता है उसे हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। और फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस एक ही चीज़ होता है। अगर फ्लोरीन से रिलेटेड सब्सटेंस से कोई चीज़ हो रही है, फ्लोरोसेंस क्या लगेगा, फ्ॉस्फोरेसेंस भी वही चीज़ होती है, बट फ्लोरोसेंस थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होती है, फॉस्फोरेसेंस कंपैरेटिवली थोड़े कम टाइम के लिए। तो बट फिनोमेना यही होता है कि जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करना मतलब कि हल्की सी चमक प्रोड्यूस करना, ठीक है। कैसे सब्सटेंसेस में, लाइक जिंक सल्फाइड, सल्फाइड टाइप सब्सटेंसेस पे जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बीटा रेस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बीटा रेस क्या होती हैं, तो जैसे हमने बताया कि जो अल्फा रेज होती हैं वो हमारा क्या होती है, ओके, तो अल्फा रेस का जो मास होता है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, हीलियम इक्विवेलेंट होता है। बट जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप पॉइंट्स याद कर लीजिएगा कि जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या, वो इक्विवेलेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1, और इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0, ठीक है। तो वही होता है कि मास इन चार्ज ऑफ एन बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूरिंग इजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज अप टू 99% वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की वेलोसिटी होती है क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। इस स्पीड ऑफ लाइट के 99% इक्वल किसकी स्पीड होती है, जो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं, जब ये हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से, हमें पता है अल्फा बीटा और गामा तीनों निकलते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा तीनों रेज निकलती है, तो निकलती हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल के इजेक्शन की हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस से कम होती है, गामा और बीटा से कम होती है, ठीक है, मतलब इसके 1/10 होती है इन दोनों के। बट जो बीटा पार्टिकल्स है इनकी स्पीड ऑलमोस्ट किसके इक्वलेंट होती है, 99% स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो यही हमारा जो सेकेंड हमारा पॉइंट है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इजेक्शन के दौरान वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज अप टू 99% वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। सो थर्ड वन इज पेनिट्रेटिंग पावर। जैसे अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर पड़ी थी एल्यूमिनियम शीट में, वैसे ही जो बीटा पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई हमारी क्या है, एल्यूमिनियम शीट है, AS दैट इज एल्यूमिनियम शीट है। इसमें अगर हम बीटा पार्टिकल्स को क्या करेंगे, बॉम्बार्ड करेंगे, तो जो इसमें वो हमारी 1 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट तक पेनिट्रेट कर सकती थी। कौन सी, जो हमारी अल्फा थी, ठीक है, अल्फा हमारी 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट को पेनिट्रेट कर सकती है। बट जो बीटा है, ठीक है, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि जो बीटा है वो हमारी 5 mm की जो एल्यूमिनियम शीट है उसको पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा। अल्फा से तो ज़्यादा होती है, बट जो गामा होता है उससे कम होती है। एंड दे कैन पेनिट्रेट अ 5 मिलीमीटर थिक। अगर ये हमारी मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट है, तो जो बीटा रेज होंगी ये इतने तक ही क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं। अगर इससे मोटी हमने यहाँ पे शीट रख दी तो उसको पेनिट्रेट करके आर पार नहीं जा सकती। पेनिट्रेट करना मतलब आर पार जाना रेस का। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो हमारे कांच का जो ग्लास होता है, ग्लास को क्या करती है, पेनिट्रेट करके आ जाती है, बट एक दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। कांच से वो लाइट अंदर बाहर, रोशनी हमारी अंदर बाहर हो सकती है, बट एक हमारा क्या है, दीवार से नहीं हो सकती है। तो वही वैसे ही एक मतलब बेसिकली वो चीज़ तो अलग हो गई, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट वो अलग चीज़ हो गई है, बट मैं उससे कंपेयर मत करेगा, मैं बस एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि ताकि आप यहाँ पे भी इस चीज़ को समझ सकें। तो जो हमारी अल्फा रेज होती है वो 1 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। जो बीटा होती है वो 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट को पेनिट्रेट कर सकते हैं, बट मोर देन दैट वो नहीं कर सकती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लोरोसेंस। जैसे अल्फा पार्टिकल्स भी फ्लोरोसेंस कर सकते थे जिंक सल्फाइड
टाइप में, ठीक है। बट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक ये भी जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनोसाइड्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे हमारा क्या कर सकते हैं, ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्लोरोसेंस मैंने आपको समझाया था कि फ्लोरोसेंस मतलब कि ब्राइट स्पॉट्स यहाँ पे ये शो कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज दे कैन इफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी होती है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। फोटोग्राफिक प्लेट कौन सा, जो पहला सेटअप मैंने आपको दिखाया था, वो फोटोग्राफिक प्लेट पे अल्फा बीटा और गामा रेज थी। सेम ये चीज़ अल्फा के लिए भी है। अल्फा भी इसको वो कर सकती है, ठीक है, मतलब कि फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या कर सकती है, स्पॉट्स बना सकती है। स्पॉट्स लाइक आई शो यू फ्रॉम डिफरेंट कलर, ठीक है, जैसे ये है येलो येलो स्पॉट्स दिखा सकती है ये इन पे। अगर पढ़ेंगे कोई भी कलर के स्पॉट्स दिखा सकती है, बट वो दिखाती हैं स्पॉट्स। एंड आई होप कि आपको बीटा रेस की भी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गामा रेज की प्रॉपर्टीज। सो वेरी सिंपल, गामा रेज ये हमारी न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। तो इसका जो रेस्ट मास और चार्ज होता है वो जीरो होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी गामा रेज होती है उनका रेस्ट मास और चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। और इजेक्शन के दौरान इनकी स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ठीक है। ड्यूरिंग इजेक्शन इट्स स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज मोर देन अल्फा एंड बीटा रेज, ठीक है। अल्फा और बीटा से क्या होती है, ज्यादा होती है पेनिट्रेटिंग पावर किसकी, जो हमारी गामा रेज है इनकी। दे कैन पेनिट्रेट 30 सेंटीमीटर थिक ब्लॉक, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। जो अल्फा और हमारी कौन सी थी, अल्फा एंड बीटा थी। लाइक अल्फा अगर 1 मिलीमीटर को कर रही है, बीटा ने थोड़ा उससे ज़्यादा किया था, जो कि मान लो हमारा 5 मिलीमीटर थिक हमारी, मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, इसको बीटा ने पेनिट्रेट किया बट अल्फा नहीं कर सकती, ठीक है। ये किसके लिए था, हमारा अल्फा के लिए था ये सिचुएशन आई, अल्फा यहाँ से आर पार हो जाएगा, ठीक है। और ये सिचुएशन आई हमारा बीटा के लिए, ठीक है। बट मान लीजिए कि कोई हमारा 30 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर का ब्लॉक है। इसको हमारा क्या कर सकता है, बीटा रेज जो गामा रेज है वो हमारी इसको भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। ओके, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक 30 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, ठीक है। इसको हम ऐसे शो कर देते हैं लाइंस से बनाकर, खिचड़ी नहीं पकाते हैं इस पे हम, थोड़ा आपको भी अच्छा लगना चाहिए देखने में। ओके, तो जो हमारा कौन सी गामा रेज है, ठीक है, ये गामा रेज वेरी इंटरेस्टिंग, ये गामा रेज इस 30 सेंटीमीटर के ब्लॉक को भी आर पार कर सकती है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर ना कि मिलीमीटर, इट्स 30 सेंटीमीटर। तो गामा रेज हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अल्फा रेज ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर तक के ब्लॉक को, ये मिलीमीटर है, ठीक है, और ये 5 मिलीमीटर तक के ब्लॉक को पेनिट्रेट कर सकते हैं बीटा रेज। बट गामा रेज सबसे ज़्यादा, जो कि कितने को कर सकती है, 30 सेंटीमीटर के ब्लॉक ऑफ आयरन स्पेशली, ठीक है, यहाँ पे आयरन है, आयरन को पेनिट्रेट कर सकती हैं। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब देखिए, पढ़ाई करें हम किसी चीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ लॉस को हम ना पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट चीज़ होती है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल रही हूँ। ओके, मैं आपको वो चीज़ पहले बता देती हूँ। हम लोग को इसमें बैक जाना पड़ेगा, हमारी स्लाइड। ओके, सही टाइम पे पहुँच के सही जगह पे। देखिए, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, जो अल्फा रेज होती हैं, ये अल्फा रेज है, ये अल्फा रेज किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ जा रही है। तो ये अल्फा रेज खुद में कैसी होंगी, ये अल्फा रेज खुद में होंगी पॉजिटिव। अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये बीटा रेज है, ठीक है, ये बीटा रेज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये खुद में क्या होंगी, नेगेटिव, ठीक है, खुद में नेगेटिव होंगी। तो इसका मतलब बीटा हमारी नेगेटिव, ऑब्वियसली हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है इसका चार्ज और मास। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिट्रॉन, अल्फा रेज हमारी पॉजिट्रॉन्स होती हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड यस, गामा रेज हमने बोला कि ये न्यूट्रल होती है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इनका रेस्ट चार्ज इन मास जीरो होता है। तो जीरो मतलब ये न्यूट्रल होती है, ना ही देखो ये स्ट्रेट जा रही है ना। अब मैं क्लियर कर देती हूँ स्लाइड। देखिए ये हमारी स्ट्रेट जा रही है तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई ना ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो जो गामा रेज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, अल्फा रेज पॉजिटिव होती हैं, बीटा रेज हमारी नेगेटिव होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। फिर से कहाँ पे थे हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो पहला लॉ इसका हमारा कहता है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई वही इसका पहला लॉ है कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। इट डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ओके, तो ये पहला लॉ बहुत ही आसान है कि ये हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है और ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो जो चीज़ हमने पढ़ी है वही एक लॉ में हमने फॉर्म कर दी है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। तो ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन के दौरान कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है या तो वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आइदर एन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड और बोथ ऑफ देम नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, या दोनों के दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं निकलते हैं, या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या बीटा पार्टिकल एमिट होगा। तो ये दूसरा लॉ है हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है हमारा कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है किसी भी एटम से तो क्या होता है, तो द मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4। देखो जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, हमने आपको पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम इक्विवेलेंट होता है। अगर उसमें से देखो कोई भी हमारा क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें से अगर एक अल्फा पार्टिकल माइनस हो चुका है, निकल गया है, तो उसमें से क्या, इसका मतलब क्या निकला है, 4 4 एंड दिस इज 2, ठीक है। उसमें से इतना चीजें आउट हो चुकी है, मतलब तो जो हमारा बचा हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल चुका है, तो वो 4 की कमी आ जाएगी किसमें, उसके मास में, और 2 की कमी आ जाएगी उसमें किसके, उसके चार्ज पे। तो वही कह रहा है कि जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है किसी भी एटम से, जो न्यू एटम हमारा देखो निकलने के बाद जो नया बनेगा, ये नया है, ठीक है, जो नया बनेगा वो 4 टाइम कम हो जाएगा उसके एटॉमिक मास में और 2 टाइम कम हो जाएगा उसके एटॉमिक नंबर में। देखिए मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, नया न्यूक्लियर, मतलब ये कोई हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल चुका है, तो क्या बनेगा, एक्स से ये बन गया वाई जो कि है A-4। हमने बोला ना 4 टाइम कम हो जाएगा उसका एटॉमिक मास, ये जो होता है ये एटॉमिक मास होता है और ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इससे हमारा 4 टाइम कम हो गया किसमें, मास में, और 2 टाइम कम हो गया ये एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे 2 टाइम कम हो गया। लेट मी इरेज दिस ताकि आपको इजीली ये चीज़ें दिखें। ओके, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक इसमें एटॉमिक मास में 4 टाइम कम हो गया और एटॉमिक नंबर में 2 टाइम कम हो गया, प्लस क्या आएगा और साथ में इसके, अब ये चीज़ें बैलेंस भी तो होनी चाहिए, तो क्या क्या होगा इसमें 4He2, तो ये हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इधर से निकल गया तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट पे राइट हैंड साइड पे। और ये क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिबरेट होती है, तो इसे हम क्यू बोलते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ कि हमारा क्या होगा, जब कोई अल्फा पार्टिकल एमिट होगा किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जब निकलेगा अल्फा पार्टिकल, तो हमारा क्या होगा, जो नया हमारा न्यूक्लियाई बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसमें उसके जो मास नंबर होगा उसमें 4 की कमी आएगी, और जो इसका ये होगा एटॉमिक नंबर होगा इसमें हमारे 2 की कमी आएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट कर दिया और एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है। सो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे हमारा फोर्थ लो जो कि बीटा पार्टिकल्स के रिगार्ड पे होगा। ओके, तो फोर्थ लो कहता है कि जब किसी भी एटम से बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यू एटम बनता है जिसका मास नंबर तो सेम रहता है, क्योंकि हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है बट चार्ज कितना होता है, -1 होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट है तो इसको
इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 0 मतलब ए में हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा मास नंबर पे, बट जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, -1 है, ठीक है। इसका जो वो होता है, वैल्यू होता है वो -1, -1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो Z+1 आ गया वो हमारा। ओके, तो ये था हमारा बीटा पार्टिकल के केस के लिए। देखिए सिर्फ एक बार अच्छे से और समझ लीजिए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इस पे। जब हमारा बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एक नया एटम बनता है, ठीक है। ये बीटा पार्टिकल इस एटम से एमिट हो गया, ठीक है। एमिट हो गया तो इसका मतलब इसमें एक नया हमारा क्या होगा, नया एलिमेंट बना, जिसे हमने डॉटर एलिमेंट बोला। ये था पेरेंट, ये है डॉटर। तो जो हमारा क्या होगा, मास नंबर तो उसका सेम रहेगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके मास नंबर पे, बट जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो रेज्ड बाय 1 हो जाएगा, उसमें 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट, अब इसको बैलेंस करना है हमें। अब देखो यहाँ देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, a-4 है, ये इसके इक्वल आना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, +4 ऐड करेंगे, तो a-4 +4 a हो जाएगा, तो इधर a हो गया। तो z-2 इधर क्या है, +2, तो -2 कैंसिल हो, बचा क्या, z2 इधर किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। तो वैसे ही हमें इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमें पता ही है इतना चेंज तो इसमें हो गया। तो ये बैलेंस कैसे होगा, जब a क्या होगा 0, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नहीं, तो a के इक्वल है। जब इसमें हम -1 करेंगे तो ये z के इक्वल होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसे ये लिखा गया। और ये हमारा क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है, जो हमने यहाँ से एमिट हुआ है। ओके, तो यही था हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो इसके अंदर हमने पढ़ लिए 4 लॉ, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा डी के लॉ, ठीक है। तो डी के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा डिसइंटीग्रेशन का रेट होता है, ठीक है, वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो उसमें कितने रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट है उस टाइम पे उस सैंपल में। मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, सैंपल है, ठीक है, ये एक सैंपल है, इसमें हमारा क्या है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है इस सैंपल पे। तो क्या हुआ, जब डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक सैंपल है, इसे हमने ऐसे सिचुएशन में रख दिया कि स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होने लगा। तो ये डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो इसके डिसइंटीग्रेट होने का जो रेट होगा, तो इसे हम बोलेंगे कि dn/dt, रेट को हम हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं। तो इसका जो रेट होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखते हैं, जो रेट होगा डिसइंटीग्रेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद, मतलब उस इंस्टेंट में उसमें कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट है, तो वो n के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये कम हो रहा है, ठीक है, जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इसमें एलिमेंट्स कम होते रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसीलिए इसका यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया। माइनस का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं इसमें कमी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एटम्स के, जो उस टाइम पे उस सैंपल में प्रेजेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डी के लॉ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम डिसइंटीग्रेशन का रेट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, वही नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, एटम मतलब वही रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे उस पर रेडियो एक्टिव सैंपल कितने प्रेजेंट हो। तो यही है हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव, मतलब डिसइंटीग्रेशन, या लॉ ऑफ डी के लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ओके, तो अब हमें इसे प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो मान लिया कि एन नॉट बी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0। इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली मान लो कि उस सैंपल पे, जो सैंपल है, ठीक है, उस पर कितने एटम्स हैं, n0 उसमें एटम्स है, कितने टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे n0 एटम है, मतलब कोई भी एटम यहाँ पे अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ एटम रिमेन अनडिकेड आफ्टर टाइम t। मान लो कि उसमें क्या हुआ, अब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, ठीक है, और मान लो कि t टाइम के बाद इसमें कितने एटम्स बच गए, n, ठीक है, n एटम्स उसमें बच गए। तो dn भी था, अब क्या करना है, हमें एक इंस्टेंट पे निकालना है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, अब स्मॉल मान लेंगे, ठीक है, dn। वही कह रहे हैं, dn भी द नंबर ऑफ एटम डिकेड इन अ स्मॉल टाइम dt, स्मॉल dt टाइम पे dn एटम यहाँ पे हमने मान लिए, ठीक है। तो देयरफॉर हमें वही लगाना है, अपना डी के लॉ को यूज करना है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, dn/dt होता है। तो अकॉर्डिंग टू डी के लॉ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ n, ठीक है। ओके, ठीक है, dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ n। तो ऐसे dn/dt इज इक्वल्स टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, तो ये लैम्डा यहाँ पे आ गया हमारा डी के कांस्टेंट, ये इंट्रोड्यूस हो गया, तो माइनस लैम्डा n आ गया, ठीक है।
तो वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द डी के कॉन्स्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से डी एन अपॉन डी टी क्या आ गया माइनस टाइम्स लैम्डा इंटू एन। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमने क्या कर दिया, एन को एन के नीचे ले गए और डी टी को हम इधर ले गए, क्योंकि हम अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, देखो कभी भी हमारा दो चीज़ें याद रखिएगा, अगर हमें कोई भी चीज़ को क्या करना है, सम अप करना है, और वो हमारा क्या है, कंटिन्यूटी पे है, बिना ब्रेक्स के है, तो उसे हम इंटीग्रेशन से सम अप करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज किया जाता है सम करने के लिए, ठीक है। इसका साइन ऐसे होता है, ठीक है। कुछ लिमिट्स भी होती हैं इसमें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती हैं दो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, इसे रीअरेंज किया, इस वाले एन को हम इधर ले गए डी एन के नीचे और डी टी को हम इधर ले गए, तो बना डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लैम्डा डी टी। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और एक बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में अगर 1/n डी एन है, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन यही तो है, डी एन अपॉन एन मतलब 1/n डी एन, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा log n, ठीक है। जैसे डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, अगर log n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारा 1/n dn, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, बट इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। और dt का इंटीग्रेशन किया तो t आ गया, dt का सम करेंगे तो t आ जाएगा प्लस c। एक हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होता है, तो हमें यही c फाइंड आउट करना होता है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या हुआ, जो c था वो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा वैल्यू निकालनी है c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमें पता है जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो n इक्वल टू n नॉट था, ठीक है। n जो थे नंबर ऑफ एटम वो किसके इक्वल थे इनिशियली, n नॉट के इक्वल थे। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी यहाँ से हमारी, कौन सी थी इक्वेशन 1, ये वाली जो नीचे हमने लिखी हुई है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हमने n की जगह पे n नॉट रख देना है और t की जगह पे 0 रख देना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा, तो log e बेस पे नेचुरल लॉग है, तो n नॉट इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो यहाँ से c आ गया log e बेस n नॉट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, अब ये c की वैल्यू को हमने फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, log n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस log n नॉट। अब ये जो log वाले टर्म है ना हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो log e अपॉन n नॉट हो गया। ऐसा क्यों लिखा हमने, ये हमने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो जो हमारा क्या होता है, log की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये log है, log ये है n माइनस कितना है हमारा, log n माइनस आया यहाँ पे हमारा log n नॉट, ये आया था ना, ये l है, ठीक है। log n माइनस log n नॉट आया, अगर हम इस n को इधर लेके जाएंगे, इस n नॉट को इधर लेके जाएंगे तो log n माइनस log n नॉट आएगा। तो log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो वही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी, मैं आपको यहाँ पे इसे अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, कौन सी, log m माइनस log n, ठीक है। अगर ये सिचुएशन कहीं पे बन के आती है, जैसे यहाँ पर आई log n माइनस log n नॉट, तो इसका मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, log m अपॉन n लिख सकते हैं हम इसे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ पे, ये log n अपॉन n नॉट को लिखा हुआ है, log n माइनस log n नॉट था तो उसे अपॉन के फॉर्म में लिख लिया, और ये एज इट इज हमने यहाँ पे उतार दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, जब हमारा log अगर लेफ्ट हैंड साइड में log है और हमें उसे राइट हैंड साइड में पहुँचाना है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है। ये log इधर जाएगा तो ये e की पावर में चली जाएगी, ये जो टर्म होगी, जो टर्म हमने पढ़ी है लिखी है वहाँ पर, वो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, e की पावर में चली गई। तो यहाँ से n अपॉन n नॉट कितना आ गया, e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो n आ गया n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डीके लॉ, डीके लॉ के लिए ये एक्सप्रेशन है। और नोट यहाँ पे ये कि जो रेडियोएक्टिविटी होती है, डीके जो होता है रेडियोएक्टिव डीके, वो एक्सपोनेंशियली होता है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है हमारा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारा होता है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। एक्सपोनेंशियली हमारा क्या होगा, डीके स्टार्ट हो जाएगा। तो डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, अब इस लैम्डा को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो लैम्डा क्या होता है, वी नो दैट n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर लैम्डा टी, हमें यहाँ से पता चला। तो अगर हम लैम्डा की जगह पे 1/t पुट कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू
एन नॉट ई की पावर, इस लैम्डा को 1/t रख दिया हमने, तो कितना है, t से t कैंसिल हो गया, e की पावर -1 आया। e की पावर -1 मतलब नीचे, e की पावर नीचे आ गया, e मतलब e की पावर -1 मतलब e इसके नीचे आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू n नॉट अपॉन e हो गया। फिर तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डेफिनेशन ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ that time at the end of which number of radioactive atom remain undecayed becomes 1/e times the number of atom present in the sample at t equal to 0। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जब क्या होगा, जो लैम्डा होता है रेसिप्रोकल किसका होता है, उस टाइम का, क्योंकि हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या माना था, ये हमारा लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू हमने माना था 1/t रखा हुआ था, है ना, लैम्डा की जगह पे 1/t रखा हुआ था, कुछ भी बन जा रहा है यहाँ तो, बट आप लोग समझ रहे होंगे, समझदार लोग हैं, ठीक है। हमें क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू हमने क्या पुट किया था, 1/t पुट किया था। सारा खेल इसी का है, इसलिए मैं इसे अच्छे से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू 1/t पुट किया था, तो लैम्डा रेसिप्रोकल है उस टाइम का, कब, कौन से टाइम का, जिसके एंड में रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होंगे, अनडिकेड होंगे, और वो क्या बन जाएंगे, 1/e टाइम बन जाएंगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। क्योंकि हमारे पास क्या आया था, एन क्या आया था, एक मिनट, हाँ, n इक्वल्स टू n नॉट अपॉन e आया था ना, तो वही n इज इक्वल्स टू n नॉट, मैं आपको पूरा ये स्टेटमेंट समझाऊंगी फॉर्मूले से ही, क्योंकि मैं अभी ऐसे ही पढ़ा करती थी, तो ये मेरी ट्रिक है, ठीक है। तो लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट द एंड ऑफ विच नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, ये क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम रिमेन्स अनडिकेड, अनडिकेड है ना, ये एन नॉट क्या है, अनडिकेड था इनिशियल वाला, रिमेन्स अनडिकेड, ठीक है, बिकम्स क्या हो जाते हैं, 1/e टाइम्स द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0। क्या अनडिकेड, ये हमारे क्या है, अनडिकेड है उस टाइम पे जब n इक्वल टू n नॉट अपॉन e होगा। जब t इक्वल टू 0 पे n कितना था, t इक्वल टू 0 पे n नॉट था, उसका 1/e टाइम्स, तो ये तो सिंपली यही कह रहा है ना। देखो अगर हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें, ओहो पूरा इरेज हो गया, लेट मी ट्राई, नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा n इज इक्वल्स टू 1/e टाइम्स कितना, एन नॉट, एन नॉट क्या है, वो टाइम जब t इक्वल टू 0 था सैंपल में प्रेजेंट वो रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है, जब t इक्वल टू 0 पे n इक्वल टू एन नॉट था। तो जो हमारा लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट द एंड ऑफ विच नंबर ऑफ radioactive atom remains undecayed become 1/e times the number of atom present in the sample at time t equal to 0। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको इसका कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगी।